Okay, in the next lecture of operating system, I am going to explain one deadlock avoidance algorithm that is known as a banker's algorithms. So, what is banker algorithm and how the banker algorithms is going to be implemented? I am going to explain here. Here you can see that banker's algorithm is that. So, come to the point. What is the banker algorithms? You can see bankers algorithms is a deadlock avoidance algorithms. यानी ये चीज आप जान के रखो कि जो हम डेडलॉक के कंडीशंस को देखे थे, डेडलॉक के दो तरीके हैं, या तो डेडलॉक को अवॉइड करना या डेडलॉक को रिकवर करना। तो डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब है कि हम डेडलॉक को आने ना दे, तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि जिससे कि हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन प्री रिक्विजिट हो, पहले से पता हो, और उसके बाद जो होता है हम उसमें एप्लीकेशन अप्लाई करके तभी डेडलॉक कंडीशंस में ना आए। यानी डेडलॉक का जो कंडीशन है हमेशा मल्टी प्रोसेसिंग के केस में ही आता है, सिंगल प्रोसेस के केस में नहीं आता। सो इट इज नेम्ड सो बिकॉज दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में जैसे होता है, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि क्या होता है। तो बैंकिंग सिस्टम में ऐसा होता है कि जैसे सपोज कर लो हम जो होता है बैंक में हमारा जो अकाउंट है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसके अकाउंट बैंक में होता है और वो उस बैंक से लोन लेना चाहता है। तो जब वो लोन लेना चाहता है तो बैंक उसको लोन तभी अलाउ करेगा जब तक अगर वो लोन मिलने के बाद अगर उसके पास पैसा बचा रहता है, क्योंकि जितने अकाउंट होल्डर होते हैं वो उसको कैसे करता है। तो वो चीज यहाँ समझाया गया है कि जो डेडलॉक अवॉइडेंस का जो बैंकर्स एल्गोरिथम है, इसी के नाम पे पड़ा है कि बैंकिंग सिस्टम जैसे काम करता है यहाँ भी उसी तरह से काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि कंसिडर देयर आर एन अकाउंट होल्डर, एक बैंक में एन अकाउंट होल्डर है एंड यू कैन सी दैट एन अकाउंट होल्डर है। तो एन अकाउंट होल्डर होने से क्या हो रहा है कि हमारे पास जितने होल्डर है, तो यानी वो उतने सम ऑफ द मनी ऑफ ऑल देयर अकाउंट्स, यानी जितने भी अकाउंट होल्डर है एंड उनके जितने भी पैसे जमा है उसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि एवरी टाइम ये लोन हैज टू बी ग्रांटेड बाय द बैंक, यानी लोन किसको ग्रांट करेगा, जो अकाउंट होल्डर है। तो वो इट सब्ट्रैक्टेड द लोन, यानी वो जो लोन अमाउंट उसने डिमांड किया है वो क्या करेगा, जो भी लोन अमाउंट है उसको वो टोटल मनी जो बैंक में जमा है, आप देखो बैंक में क्या जमा है, यानी ये हमारे पास तो ये अकाउंट होल्डर के जो सम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी पैसा होते हैं जो कि अदर्स होते हैं, यानी कुछ कुछ और अमाउंट होते हैं जो कि हम अपने टोटल मनी में ऐड करते हैं। तो इसका मतलब है अकाउंट होल्डर के जो पैसे हैं वो एस है और प्लस जो अदर अमाउंट है उसको जोड़ के हम क्या करते हैं, टोटल मनी निकालते हैं। तो ये जो टोटल मनी होता है अदर देन जो अकाउंट होल्डर होता है उनके पैसे का सम प्लस जो ये होता है वो चीज यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि सपोज अगर हमको कोई लोन अमाउंट देना है तो हम क्या करते हैं, उस लोन अमाउंट को टोटल मनी से, तो टोटल मनी आपको समझ में आ गया, उस टोटल मनी से हम ऐड करते हैं, मतलब सम लोन अमाउंट को उस टोटल मनी से सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखते हैं कि देन इट चेक इफ दैट डिफरेंस इज ग्रेटर देन एस। तो इसका मतलब है उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो एस से ज्यादा होना चाहिए। अगर एस से ज्यादा नहीं है तो फिर उसको वो लोन अलाउ नहीं होगा, यानी वो लोन उसको दिया नहीं जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हो ये। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता रहा है बैंकिंग में कि इट इज डन बिकॉज ओनली देन द बैंक वुड हैव एनफ मनी इवन इफ ऑल द एन अकाउंट होल्डर्स ड्रॉ ऑल देयर मनी एट वंस। तो इसका मतलब होता है ऐसा करना इसीलिए जरूरी है कि सपोज कर लो जितने भी अकाउंट होल्डर है, जैसे हमारे पास एन अकाउंट होल्डर है और सभी कोई बोलता है कि नहीं मैं एक साथ सभी कोई अपना पैसा अचानक से निकालना चाहता है, तो उसका मतलब है कि बैंक के पास अगर वो अमाउंट नहीं होगा जो कि मैंने सेकंड कंडीशन में बताया, तो अगर बैंक के पास ये अगर कंडीशंस नहीं अप्लाई करेगा तो फिर जब सारे के सारे जो एन अकाउंट होल्डर है अगर पैसा निकाल लेते हैं तो फिर उसके पास पैसा नहीं रहेगा, तो बैंक जो होता है वो जिसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट में चले जाएगा वो। तो ऐसा तो बैंक कभी नहीं चाहता है कि सारे, तो ये प्रोविजन रखता है कि जितने भी होल्डर है एन होल्डर है वो सारे के सारे पैसे एट ए टाइम निकाल सके। इतनी व्यवस्था उसको रखने में पड़ती है ताकि लोन भी दे सके और साथ में ये मनी भी रहे। तो इसका मतलब है लोन देते समय ये कंडीशन जो सेकंड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो चीजें होता है ये बहुत सेफ मोड में होता है, यानी इससे क्या हो रहा है कि हम अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइडेंस, यानी जो बैड डेब्ट की बात कर रहे हैं कि एक बैंकिंग सिस्टम जो होता है बैड डेब्ट में चले जाएगा, उससे अच्छा है कि वो ये पर्टिकुलर जो अवॉइडेंस की जो प्रोसीजर है या जो प्रोसेस है या जो रेस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रेंट है, उसको लगा देता है, जिसकी वजह से ये जो अवॉइडेंस है वो यहाँ से क्रिएट हो जाता है। तो ये बैंकिंग सिस्टम में अप्लाई होता है।
तो इसी बैंकिंग सिस्टम में अप्लाई होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बैंकर एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द सिमिलर वे इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में वो इसी तरह से काम करता है जैसे कि बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है। So whenever a new process, जैसे ही कोई नया प्रोसेस आता है, is created, it must specify the maximum। तो इसका मतलब होता है, ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि जैसे ही कोई नया प्रोसेस एग्जीक्यूशन बोर्ड पे आता है तो वो अपने जो भी मैक्सिमम इंस्टेंसेस है, ठीक है, जैसे कोई रिसोर्स है उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस, जैसे एक प्रिंटर है तो प्रिंटर मतलब आपके कंप्यूटर में 4 प्रिंटर जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है प्रिंटर आपका एक रिसोर्स है और उसके इंस्टेंसेस कितने हो गए, 4। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक रिसोर्स होता है और रिसोर्स के इंस्टेंस होते हैं। तो रिसोर्स मतलब प्रिंटर और उसके इंस्टेंसेस मतलब नंबर ऑफ प्रिंटर्स कितने हैं वो। तो वो इंस्टेंसेस यानी पूरा जब भी वो करेगा तो वो इनिशियली सारे जो इंस्टेंसेस है यानी उसको कितने प्रिंटर की जरूरत है, कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, वो एग्जैक्टली हमेशा इनिशियल लेवल पे बता देगा। तो इसलिए कि ऑफ ईच रिसोर्स टाइप दैट इज नीड, एग्जैक्टली कितना चाहिए उसको सारा का सारा वो इनिशियल स्टेज में उसको समझा देगा, बता देगा कि मुझे इतने रिसोर्सेज की जरूरत है और इतने उस रिसोर्स के इतने इंस्टेंसेस की जरूरत है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, कोई भी चीज प्रॉब्लम। तो यानी जो बैंकिंग एल्गोरिथम में हम कर रहे हैं कि हम सेफ मोड में लेके चल रहे हैं, तो उसी सेफ मोड को हम यहाँ पे इस कंप्यूटर के केस में हम करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है बैंकर्स एल्गोरिथम। अब आ जाते हैं हमारे पास कौन कौन से ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम बैंकर्स एल्गोरिथम में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला जो डेटा स्ट्रक्चर है आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट अस अज्यूम दैट देयर आर n प्रोसेस एंड m रिसोर्सेज। ये चीज आपको ध्यान रखना है, m प्रोसेस और n प्रोसेस और m रिसोर्सेज। तो इसका मतलब है प्रोसेस और रिसोर्स जरूरी नहीं है कि सेम हो। आपके पास सपोज कर लो 4 प्रोसेस है, यानी आप यहाँ बात करें 4 प्रोसेस और आपके पास होता है 2 रिसोर्सेस है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसलिए इसको अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया गया है, नोमेनक्लेचर हम अलग अलग यूज कर रहे हैं। अब आते हैं तो जो हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिथम में जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, तो उसमें सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर मतलब हम किस तरीके के, जैसे एरे हो गया, स्ट्रक्चर हो गया या फिर लिंक लिस्ट हो गया या स्टैक, इनमें से क्या है। तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है, पहला है अवेलेबल। अवेलेबल जो होता है क्या होता है, देखिए ये फर्स्ट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, इट इज एन एरे ऑफ लेंथ एरे ऑफ लेंथ m। तो आप देख सकते हैं m किसको रिप्रेजेंट करता है, रिसोर्स। तो इसका मतलब है रिसोर्स का एरे, यानी कितने सारे रिसोर्सेस है उसको एक एरे फॉर्म में स्टोर करके रखा गया, यानी एरे फॉर्म में उसको इंडिकेट करते हैं। दूसरा जो बता रहा है आपको, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस ऑफ ईच टाइप। तो इसका मतलब होता है कि कितने टाइप के रिसोर्स है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, आप इंस्टेंस और रिसोर्स में कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। अब रिसोर्स मतलब जैसे कि सपोज कर लो प्रिंटर हो गया, अब ये हो गया जैसे सपोज कर लो आपके पास स्कैनर हो गया, तो इसका मतलब होता है स्कैन करने के लिए स्कैनर हो गया, तो ठीक है। तो ये स्कैनर आपने यूज किया, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास जो रिसोर्स है वो 2 है, यानी ये 2 जो होता है वो अवेलेबल में आपका शो होगा कि एक एरे है जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि कितने अवेलेबल रिसोर्सेस है। तो वही चीज होता है कि रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। इफ अवेलेबल, जैसे कि यहाँ बताया गया, यहाँ समझने वाली बात है, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जैसे लिखा गया अवेलेबल जे, तो इसका मतलब होता है कि जे किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, के किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ ध्यान देना है कि अवेलेबल तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ रिसोर्सेस है, कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है वो। तो यहाँ पे बताता है कि अगर आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरे का मीनिंग ये होता है कि जो रिसोर्स का आप डिमांड कर रहे हैं, यानी जिस रिसोर्स के बारे में आप बता रहे हो उस रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस है वो चीज यहाँ बताता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जे रिप्रेजेंट हो रहा है वो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जे है वो आरजे से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसका मतलब है आरजे यानी कौन सा रिसोर्स, यानी R1 या R2। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो इसका मतलब होता है कि R1 के कितने इंस्टेंस है। सपोज कर लो हमारे पास प्रिंटर जो होता है 2 है और हमारे पास जो प्लॉटर है, ये स्कैनर जो होता है 4 है। तो इसका मतलब होता है कि R1 के कितने हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अवेलेबल में मैं ऐसा रिप्रेजेंट करता हूं, अगर मैं अवेलेबल को इस तरह से मैं बताता हूं कि अवेलेबल, जैसे मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके अवेलेबल जो होता है इस तरह से है, जैसे कि R1 ले रहा हूं, तो इसका मतलब होता है कि मेरा रिसोर्स R1 है, तो अवेलेबल 1 इक्वल्स टू मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको
2 से रिप्रेजेंट करूंगा। सेम एज अगर मैं R2 के लिए रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो अवेलेबल जैसे मैं ऐसे लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, और उसके बाद मैं इसको 2 करूंगा, 2 के इंस्टेंसेस जो होता है 4। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि FLJ इक्वल्स टू K, और जिसमें बता रहा है कि देन देयर आर द K इंस्टेंसेस अवेलेबल ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आपके पास इस तरह से एरे में 2 वैल्यू आपने स्टोर किया है 2 रिसोर्सेज के लिए, तो यानी दोनों के जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस रिसोर्स टाइप का जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है वो क्या है। अब आते हैं मैक्स। अब जैसे मैक्स की बात कर रहे हैं तो मैक्स मतलब एक सेकंड डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इट इज एन n into m। अब सिंपल सी बात है, हमने n और m को पहले ले लिया, सो n into m मैट्रिक्स व्हिच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्स दैट ए प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब है साफ साफ है, यहाँ पे हमारा जो होता है रिक्वेस्ट से रिलेटेड होता है, यानी कोई प्रोसेस जैसे कि m into n मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जिससे हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा प्रोसेस किस इंस्टेंस, यानी कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स के कितने इंस्टेंस को वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वही चीज होता है कि ईच रिसोर्स दैट ए प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब है एक प्रोसेस हर एक रिसोर्स को कितना, यानी सपोज कर लो आपके पास जैसे मैंने आपको बताया 2 रिसोर्सेस है, तो इन दोनों रिसोर्स के कितने इंस्टेंस को वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो यहाँ जो मैक्स है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एग्जांपल जब देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो यहाँ रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि J जो होता है रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे जो I है वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये जो I है ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो J है आपको ध्यान देना है ये रिसोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि प्रोसेस I, यानी प्रोसेस I मतलब है कि प्रोसेस जो भी प्रोसेस है, अगर प्रोसेस I जो होता है रिसोर्स J के कितने इंस्टेंस को रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी उसका मैक्सिमम कितना रिक्वेस्ट है, वो चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो देन द प्रोसेस PI कैन रिक्वेस्ट एट मोस्ट K इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप RJ। तो इसका मतलब है अगर आपने मैक्स में ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया है कि जो प्रोसेस I है, यानी प्रोसेस जो भी प्रोसेस है, जैसे सपोज कर लो 2 प्रोसेस है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, तो प्रोसेस 1 जो होता है रिसोर्स 2 को के 4 इंस्टेंस को वो डिमांड करता है। तो इसका मतलब है उसका 4 इंस्टेंस के अलावा अगर वो डिमांड करेगा तो उसको परमिशन नहीं है, तो उस चीज को हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आते हैं डेटा स्ट्रक्चर टू इंप्लीमेंट द बैंकर्स एल्गोरिथम्स। तो अब नेक्स्ट जो होता है एलोकेशन, 2 मैंने आपको बता दिया, तीसरा जो होता है वो है एलोकेशन। तीसरा जो होता है एलोकेशन है, एलोकेशन में देखते हैं पहला क्या बता रहा है, इट इज एन n into m मैट्रिक्स। अगेन ये सेम है जैसे मैक्स का मैट्रिक्स है, उसी डायमेंशन पे ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी जो वैल्यूज है वो कुछ डिफरेंट रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो रिप्रेजेंट करता है एन मैट्रिक्स व्हिच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप करंटली एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस। तो इसका मतलब है अभी करंटली जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उनके जो एलोकेशन है, यानी कितने कौन से प्रोसेस में कौन से कितना सारा रिसोर्स एलोकेटेड है, यानी हर एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस है। तो यानी सपोज कर लो P1 जो होता है R2 रिसोर्स के 4 इंस्टेंस को एलोकेट करके रखा। रिक्वेस्ट जो होता है वो मैक्स वाले डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता है। एलोकेशन का मतलब होता है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में एलोकेशन में है और एग्जीक्यूशन चल रहा है और उसमें यूज हो रहा है वो, और कितना रिक्वेस्ट हो रहा है वो मैक्स से रिप्रेजेंट होता है। तो ये हो गया एलोकेशन। एलोकेशन का सेकंड पॉइंट में आपको देख रहा है कि इफ एलोकेशन, जैसे सिंपल सी तरीका है, मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले समझाया, I जो होता है वो P को रिप्रेजेंट करता है और J जो होता है रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि प्रोसेस I जो रिसोर्स J के कितने इंस्टेंस को अभी एलोकेट करके रखा है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसी चीज को यहाँ दिखाया गया है, देन प्रोसेस PI इज करंटली एलोकेटेड K इंस्टेंसेस ऑफ द रिसोर्स RJ। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर इस तरह से कुछ चीज लिखा हुआ है तो जिसमें I और J का मीनिंग क्या है और K का मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो J और K है इनके बीच में रिलेशन होता है J रिसोर्स के K इंस्टेंसेस। तो अभी समझा दिया, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है। हर एक जो रिसोर्स होता है, जैसे प्रिंटर एक रिसोर्स है, अगर 4 प्रिंटर जुड़े हुए हैं तो यानी प्रिंटर आपका रिसोर्स है, एक ही रिसोर्स, उसको एक ही टाइप के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे रिसोर्स के नाम से, बट उसके इंस्टेंसेस 4 कहलाएंगे।
अब आ जाते हैं नीड। अब ये नीड ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना, जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो ये नीड का कैलकुलेशंस आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आप नीड कितना है। तो यानी बाकी सब चीजें जो भी चीजें आपके पास है, ये सब इनमें से कोई दो चीजें गिवन रहेगी और तीसरी चीज को आपको फाइंड आउट करना है। तो यानी जो 4 डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे उनमें से आपको मैक्सिमम गिवन रहेगी और बाकी आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो होता है ये नीड है। आप देख लीजिए क्या होता है न्यूमेरिकल में, हम लोग देखेंगे नीड कैसे निकालते हैं। अब ये जो नीड है, नीड क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज एन 2 डायमेंशनल एरे, इट इज एन n into m मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने एलोकेशंस के लिए और अवेलेबल के केस मैक्सिमम के केस में आपको बताया, वो चीज रिप्रेजेंट करता है जो व्हिच इंडिकेट द रिमेनिंग रिसोर्स नीड ऑफ ईच प्रोसेसेस। तो इसका मतलब होता है कि अगर सपोज कर लो आपने कुछ एलोकेट करके रखा, चलिए मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन करता हूं। सपोज कर लो आपने कुछ एलोकेट करके रखा है, ये एलोकेट करके रखा हुआ है, एलोकेट आपने सपोज करो P1 जो प्रोसेस है वो एलोकेट करके रखा है R यानी R2 रिसोर्स को वो एलोकेट करके, मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, उसके 2 इंस्टेंसेस को रिक्वेस्ट करके रखा है और उसको जो मैक्सिमम यूज करना है, जैसे मैक्सिमम में मैंने बताया था कि मैक्सिमम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैक्सिमम में P1 का जो होता है जो रिक्वेस्ट है वो है आपका जो होता है R2। सपोज कर लो R2 रिसोर्स का रिक्वेस्ट उसका मैक्सिमम जो होता है 4 है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 अभी करंटली वर्क कर रहा है, 4 का वो डिमांड है यानी 4 उसकी जरूरत है। तो इसका मतलब होता है कि आप क्या करोगे, सीधी सीधी बात है कि अब उसके पास कितने, तो यानी वो 2 का यूज कर रहा है, 2 बचा और उसको आपको टोटल मैक्सिमम कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि जो 4 - 2 कर रहा है इक्वल्स टू 2, तो ये जो 2 रिसोर्सेस है उसको चाहिए। तो वही चीज होता है कि इंडिकेट करने के लिए होता है। तो इसलिए नीड जो होता है वो ये बताता है कि अभी करंटली एलोकेटेड कितना है और उसको मैक्सिमम कितना चाहिए, जिससे कि हम माइनस करने के बाद जो होता है उसका नीड हो गया। तो ये जो आपके पास निकला है दैट इज बीइंग ए नीड, यानी ये नीड है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे जितनी जरूरत है यानी मैक्सिमम मुझे कितनी इंस्टेंसेस की जरूरत है और मैंने जो होता है इतने एलोकेट अभी करके रखा हूं क्योंकि करंटली उतने अवेलेबल था, तो मैंने उसको एलोकेट कर लिया। अब लेकिन मुझे और चाहिए यानी 4 तक चाहिए मुझे मैक्सिमम जो कि कंप्लीट करना है, लेकिन 2 एलोकेटेड है। तो फिर जब जैसे ही वो खाली मिलता है तो 2 को, यानी उसको कितने नीड की जरूरत है वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। सो इफ नीड जैसे सेम एज ए इफ नीड I and j equals to k, then the process pi may need k more instances of resource type rj to complete its task। तो इसका मतलब होता है, जैसे मैंने आप सिंपल कैलकुलेशन बताया, इसको आप अनदर वे में समझ सकते हो कि अगर नीड में कुछ रिप्रेजेंटेड है तो इसका मतलब है कि उसने 2 रिसोर्सेज को एलोकेट करके रखा है और मल्टीपल में मतलब कि एडिशनल में उसको 4 और रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो वो जो नीड है उससे आपको ये पता चल जाता है कि किस तरह से नीड को अप्लाई किया था। तो ये जो हमने देखा 4 डेटा स्ट्रक्चर, वो है आपको पता चल गया है कि अवेलेबल, मैक्सिमम, एलोकेशन एंड नीड। इन 4 डेटा स्ट्रक्चर के बारे में एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। सो बैंकर्स एल्गोरिथम्स के जो रिक्वायरमेंट्स थे मैंने आपको बता दिया कि व्हेन वर्किंग विद एन बैंकर एल्गोरिथम यू रिक्वेस्ट टू नो अबाउट 3 थिंग्स। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है, हाउ मच ईच प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट फॉर ईच रिसोर्सेज इन द सिस्टम, इट इज डिनोटेड बाय मैक्सिमम। कितने रिक्वायरमेंट है उसके मैक्सिमम की, वो चीज आपको पहले से बता देना पड़ेगा। दूसरा जो होता है कि हाउ मच ईच प्रोसेस इज करंटली होल्डिंग, कितना रिसोर्सेज को वो करंटली होल्डिंग ईच रिसोर्सेज इन द सिस्टम, तो उसको एलोकेटेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने 4 आपको डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, उनमें से 3 के बारे में इंपॉर्टेंट बताया है। मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम से आपको रिप्रेजेंट करना है, एलोकेटेड से रिप्रेजेंट करना है और अवेलेबल क्या है उससे रिप्रेजेंट करना है। तो अवेलेबल का मतलब होता है कि अभी करंटली कितना मैक्सिमम है, कितना एलोकेटेड है, और उसके बाद जो होता है कितने उसके और भी होता है। तो इट इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईच रिसोर्स करंटली अवेलेबल इन द सिस्टम। सो कितने अवेलेबल है, उस अवेलेबल को चेक करके फिर आगे प्रोसेस करेगा कि वो प्रोसेस काम करता है या नहीं।